हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग आप लोगों के साथ में जो साइंस के लेक्चर हैं वो शुरू कर रहे हैं। और ये साइंस जो है हम सभी लोग जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं साइंस के। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। तो फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर होंगे वो आपको जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं पूरी तरह आप उनमें निश्चिंत हो जाइए। और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी साइंस आएगी उनको टारगेट करके ही चला जाएगा। मेन टारगेट यहाँ पर एनटीपीसी और एनटीपीसी अगर आपने तैयार कर लिया है तो रेलवे ग्रुप डी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बाकी इसके जो भी अदर एग्जाम लगे रहते हैं जैसे आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, बाकी जो भी साइंस रहती है, क्योंकि हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कुछ छोड़ेंगे ऐसा नहीं कि आपके जो रेलवे ने पूछा हो वो फिर कवर ना हो। ठीक है, साथ साथ में इसमें और भी हम करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे और थ्योरी को पढ़ने के बाद में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे, जो PYQ हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप चिंता मत करना, आप आराम से पढ़ो। और साथ साथ में आपको दोनों चीज़ें ही हमारे साथ मिल जाएंगी। एक तो ये होता है कि ऐसे बंदे से, देखो शुरू का लेक्चर है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर नहीं बताऊँगा। एक तो ये होता है कि जिस बंदे से हम पढ़ रहे हैं क्या उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो दोस्त, अभी हम लोग नए हैं, अभी हमने आपको अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा खुलकर नहीं बताया है। लगभग लगभग 5 साल मेरी खुद की कंपटीशन की कोचिंग रही है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको भी पढ़ाया है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि जिस बंदे से हम पढ़ रहे हैं क्या वो वहाँ तक पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका है, या उसने कहीं सिलेक्शन ले लिया है कि नहीं ले लिया है फाइनली। तो ये अभी आप चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेलवे में जॉब कर ही रहा हूँ और आगे भी अपने जो टारगेट हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए, आप आराम से पढ़िए। आपको कोई यहाँ पर ऐसी परेशानी नहीं सामना करनी पड़ेगी जो आउट ऑफ आपके सिलेबस जाए, या आउट ऑफ जो है समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्त। दूसरी बात यह है कि हम जो ये लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पास डाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास जब भी समय रहेगा खाली, क्योंकि जॉब करते हुए टाइम निकालना एक अजीब अजीब जो है टास्क है, तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे पाऊँगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर जब मेरा मन होगा तो हम रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन आपको एक टाइमिंग दे दूंगा कि इस टाइमिंग पर आएगा। तो ये जो साइंस का लेक्चर है वो मेरे हिसाब से इसकी टाइमिंग जो है 9 PM की सबसे अच्छा है। शाम को 9 PM सभी लोग फ्री हो जाते हैं, तो लगभग 10 से 10:30 तक ये लेक्चर चलेगा। तो 9 PM यहाँ पर इसकी टाइमिंग कर देंगे, नहीं तो इसकी टाइमिंग 8 PM कर देंगे, 9 या 8 PM करेंगे। ठीक है, 8 PM भी सही रहेगा, क्योंकि 8 PM में क्या होगा, 2 घंटे का भी अगर लेक्चर होगा, 1.5-2 घंटे का, 1-1.5 घंटे का, तो 9-10 बजे तक फ्री हो जाएंगे और आराम से अपना सोना। दूसरा ये है, लाइव लेक्चर लेने से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो लाइव लेक्चर में क्या होता है कि जो भी बंदा कमेंट कर रहा है, जो भी सर या मैडम पढ़ा रहे हैं, तो उसका कमेंट देखेंगे, रिप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। उसका तो फ़ायदा होगा जिसने कमेंट पूछा है, उसका नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आप कहेंगे फिर मैं अपने बातें जो है आप सब कैसे रखूँगा। तो ये जो लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन तो आता ही है, तो अपनी बात कमेंट में रखिए, आपकी जायज़ बात होगी बिल्कुल मानी जाएगी और सभी का रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग अपने जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग किस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन है। मैं आपको पूरे चैप्टर लिखवा कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चैप्टर तो पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने चैप्टर हैं, बस ये चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा। और इतना सब लोग बेसिक तैयार करके ही बैठे होंगे, या आप कोई भी किताब रही होगी आप उसमें देख लेना कौन कौन से चैप्टर हैं। मैं सारे चैप्टर सीरियल से करवाऊँगा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसको मात्रक और विमा कहते हैं। और मात्रक और विमा में सबसे पहले बात आती कि भैया भौतिक राशियां क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें हम एक संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय इत्यादि। अच्छा, एक चीज़ जैसे हम कह दें कि हमसे मान लो कोई घृणा करता है,
तो हम अगर पूछें तो कितना घृणा करता है, तो आप कितना नहीं बता पाओगे। आप कहोगे थोड़ी ज़्यादा, ऐसा तो बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कह पाओगे कि वो हमसे 2 किलोग्राम घृणा करता है या 10 ग्राम घृणा करता है, ऐसा नहीं कर पाओगे। हम कहें कोई अच्छा प्यार आपसे कितना करता है, तो आप ये भी नहीं कह पाओगे 250 ग्राम प्यार करता है मेरे को, तो ये नहीं कह पाओगे आप। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लोग माप नहीं सकते, एक संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता है। लेकिन जो भी भौतिक राशि होगी उसको हम लोग संख्या द्वारा दर्शाएंगे और उनको प्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है। जैसे बल, तो बल अगर लगा तो हमने कहा 10 न्यूटन का बल, तो यहाँ देखिए 10 यहाँ पर संख्या हो गई और न्यूटन उसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर जैसे हो गया ताप को हम लोग, जैसे हमारे शरीर का तापमान 98.6 या 4 समथिंग में होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको हम लोग नाप सकते हैं, सेल्सियस में माप सकते हैं। तो चाल को भी हम लोग, हमारी जो मोटरसाइकिल की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब माप सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं आपसे पूछा जाए, तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिसको हम किसी संख्या द्वारा दर्शाते हैं और जिनको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू मिल सकता है, दिए गए ऑप्शन में कौन सी भौतिक राशि नहीं है, तो आपको बल दे देगा, समय दे देगा और आपको ताप दे दिया, उसमें बीच में घृणा दे दिया, तो आपको घृणा नहीं लगाना है, घृणा लगाना है क्योंकि घृणा इसमें नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई मात्रक क्या है। तो किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा इस परिमाण का संख्यात्मक मान 1 होता है। इस मानक के नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब जैसे मान लो कि बल हो गया, ठीक है, अब बल में क्या है कि मान लेते हैं 10 न्यूटन बल है। अब इसको हम लोग 1 न्यूटन गुणा 10 कर दें तो भी तो 10 न्यूटन होगा, यानी कि जो बल है उसके साथ में एक मानक होता ही है, एक मानक, ये एक संख्यात्मक मान 1 मान लिया जाता है और इस मानक के नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। और जिसमें ये n क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, ये संख्यात्मक मान हो जाएगा। लेकिन सबके साथ में एक होता ही है। जैसे मान लेते हैं, एक तो गुणा करो या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लें आपने 300 केल्विन लिखा, तो 300 केल्विन, तो 300 केल्विन तो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 300 गुणा 1 केल्विन। तो 1 केल्विन ये किसका माप है, ये है ताप का मात्रक, ताप का मात्रक है, और इसका संख्यात्मक मान 1 रहेगा और साथ साथ में ये मात्रक रहेगा, जिसमें 300 एक माप और आ जाएगी, 300 गुणा हो जाएगा तो 300 केल्विन हो जाएगा, फिर एक गायब हो जाता है, इसीलिए एक तो सब में ही रहेगा। ठीक है, तो मात्रक क्या है, उसको मापने की कुछ पद्धतियां हैं, वो भी आप समझो। मात्रक की पद्धतियां यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें सबसे पहले आती है सीजीएस, यानी कि सीजीएस जिसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म में ही इसका आंसर रहता है सीजीएस, यानी कि सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। यानी कि इस पद्धति में लंबाई को, द्रव्यमान को तथा समय को हम लोग क्रमशः सेंटीमीटर तथा ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दें। अपने नोट्स अगर बनाएं तो इसी तरीके से आप हाइलाइटर वगैरह यूज कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 पद्धतियां दी जाएंगी, उसमें बताओ फ्रेंच पद्धति कौन सी है, तो उसमें मीट्रिक पद्धति कौन सी है, तो ध्यान रखना ये फ्रेंच पद्धति है, जिसमें हम लोग मीटर को हम लोग जो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, ऐसी पद्धति। ठीक है, फिर एक होती है एफपीएस। एफ मतलब होता है फुट और पी से होता है पाउंड और एस से होता है सेकेंड। पाउंड को ज़्यादातर अंग्रेज लोग यूज करते थे, अंग्रेजी जो सिस्टम था उसमें पाउंड यूज होता था, अंग्रेजी सिस्टम जो था उसमें पाउंड यूज होता था। तो इस पद्धति को लंबाई और द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में मापते थे। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यों ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि पाउंड का यूज ज़्यादातर ब्रिटेन में होता था। अगला है एमकेएस। तो एमकेएस पद्धति क्या हो गई, एमकेएस पद्धति काफ़ी प्रचलित पद्धति हुई है, जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे। तो ये भी एमकेएस काफ़ी प्रचलित पद्धति रही और काफ़ी चलने वाली रही। अच्छा, इन सभी पद्धति के आने के बाद में फिर एक ऐसा निर्णय हुआ कि भाई सभी लोग अपनी अपनी पद्धति मापोगे तो एक दूसरे का जब आदान प्रदान होगा तो समझ में आएगा नहीं कि किसको क्या चाहिए और कितनी चाहिए। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और कहाँ हुआ,
फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। कब? 1971 में। एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन रखा गया, मापतोल अधिवेशन रखा गया एक, जिसमें ये तय किया गया है कि लंबाई को किस में मापेंगे, ये सारी चीज़ें तय की गई हैं। जिसमें निकल के आया कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक निकल के आ गए और 2 पूरक मात्रक निकल के आ गए। आपसे कुल मात्रक पूछे जाए तो 9, और अगर मूल मात्रक पूछा जाए तो 7, और पूरक मात्रक पूछा जाए तो 2, तो टोटल 9 मात्रक हैं। जो ध्यान रखना, इस पद्धति में कितने? 7 मूल मात्रक हैं। बात है कि राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभी जो हमने देखा, मूल राशि और पूरक राशियां। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो इनके द्वारा बनेंगी, उनको व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो पूरक राशियां, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। मूल राशियां क्या हैं? मूल राशियों को समझ लीजिए, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। भाई मूल यानी कि जड़ क्या है? जड़ तो किसी पर डिपेंड नहीं होगी, वो मूल राशियां कहलाती हैं। कौन सी? मूल राशियां। तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक को क्या कहोगे भैया? इनके मात्रक को मूल मात्रक कहोगे, है कि नहीं? अब ध्यान दें, अब आपको पूछा जाए कि राशियां कितनी होती हैं? टोटल 7, यानी टोटल नहीं मतलब मूल राशियां 7 होती हैं कुल। और टोटल अगर पूछ लें वो भी 2 वो भी, तो 9 बताएंगे, पीछे बता दिया। मूल राशियों में आपसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो आपसे यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनेगा। कैसे बनेगा? आपसे कहेंगे बताओ दिए गए ऑप्शन में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो आपको लंबाई दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, विद्युत धारा दे दिया, फिर बल दे दिया। तो मूल मात्रक नहीं है, तो बल मूल मात्रक नहीं है। कहीं पर यहाँ बल दिखा? नहीं दिखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7 आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक चारों पद्धति में या तीनों पद्धति में समान रहा है? तो वो है समय। समय का मात्रक आपने देखा होगा, समय का मात्रक सेकंड ही रहा है, चाहे वो सीजीएस पद्धति हो, चाहे वो एफपीएस पद्धति हो, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो आपका एसआई यूनिट हो। तो आपको समय सेकंड में ही मापा गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे ऐसी राशि कौन सी है जिसमें उसका मात्रक बदला नहीं, यानी कि सभी में समान है? तो वो है समय। ठीक है। ताप को हम लोग एम्पियर में नहीं मापेंगे, गलत मैच हो गया। ताप को हम लोग मापेंगे केल्विन में। ठीक है, ताप केल्विन में, और विद्युत धारा जाएगी एम्पियर में। ठीक है, धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। जो तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, पदार्थ की तीव्रता का मात्रक मोल होता है। ठीक है जी। अच्छा, इनके प्रतीक भी ध्यान रखना। मीटर को प्रतीक हम लोग एम, और किलोग्राम को केजी, और समय को एस से लिखते हैं। एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और केल्विन को के से लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक कैंडला है उसको स्मॉल सी से लिखते हैं, और इसको स्मॉल MOL मोल से लिखते हैं। अच्छा, इसका जो विमीय रूप है, क्योंकि विमीय रूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम आपको बताएंगे। लंबाई का विमीय रूप यल होगा कैपिटल में, विमीय रूप हमेशा कैपिटल में ही है। और द्रव्यमान का यम होता है, और समय का टी होता है, टी फॉर टाइम, और ये हो जाएगा केल्विन, ये इसका यहाँ पर हो गया ये, और ये हो गया एम्पियर। और ये कैंडेला इनका सी होगा, और मोल का होगा एन। ठीक है। तो ये विमीय रूप क्या होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। जैसे किसी को भी विमा के रूप में व्यक्त करना है, जैसे मान लो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप सब लोग जानते हैं विमा क्या होती है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होती हैं पूरक राशियाँ। ये 2 प्रकार की होती हैं, जो तलीय कोण तथा घन कोण राशियां हैं। इन दोनों के मात्रक कौन कौन से हैं? तलीय कोण का मात्रक यानी कि इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे गए हैं। घन कोण का मात्रक बताओ, तो स्टेरेडियन। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति मूल राशियों से ही होती है। जैसे चाल, चाल का सूत्र देख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब ये दूरी क्या है? ये मूल मात्रक है। और इस समय क्या है? ये भी मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक में ही इसको बदलना वो होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि वे राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, यानी कि चाल तो है, ये मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है, लेकिन इनका पदों में व्यक्त किया गया है, वो सब मूल राशियां हैं। ठीक है जी।
अब दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। अगर यही विमा चाहिए होती तो मीटर का विमीय रूप हमने क्या लिखवाया है, यल, इसको लेंथ होता है, और समय को हम लोग टी से लिखते हैं। तो अब देखिए कोई भी चीज़ जो बटे में है अगर वो ऊपर जाएगी तो इनवर्स कहलाएगी, ए इनवर्स। जैसे यहाँ पर ए की घात 2 है तो इसको लिखेंगे ए की घात -2, यानी कि जब नीचे से यानी कि बटे से कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो घात माइनस लग जाएगी, लेकिन जितनी घात लगी होंगी रहेंगी उतनी ही। जैसे नीचे 2 लिखी ऊपर भी 2 ही रहेगी, नीचे 5 होती तो ऊपर भी 5 होती, बस माइनस की हो जाती। तो सेम इसी प्रकार जब ये ऊपर जाएगा तो ये कहलाएगा LT-1। तो यहाँ से ध्यान दें, जो चाल की जो विमा है वो होती है LT-1, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जो यांत्रिक व्युत्पन्न राशियों की विमाएं तथा मात्रक। अब ध्यान दीजिए, विमाएं तथा मात्रक की बात करने जा रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि को विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, यानी किस में तोड़ लेते हैं, उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं, और फिर उन मात्रकों को मीटर, द्रव्यमान, समय तथा ताप के पदों में व्यक्त करते हैं, अर्थात मूल मात्रकों के मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनकर तैयार हो जाता है, जैसे कि अभी चाल का बनकर तैयार हुआ था LT-1, इस प्रकार से। अब इसमें से क्या होगा कि इनका हम लोग एक तरफ मात्रक लिखे हैं और एक तरफ आपको हमने इसके जो सूत्र हैं वो लिख दिए हैं, और विमीय रूप एक तरफ बताएंगे आपको। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, यानी कि वो मीटर को हम लोग लिखते हैं जो है यम से, और इसका विमीय रूप हो जाएगा यल, और यल का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि मीटर को हम लोग लंबाई से नापते हैं, यल इसका विमीय रूप यल होता है। आयतन भी एक प्रकार की लंबाई रहेगा, यानी कि घन मीटर, मीटर को हम लोग एल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका होगा L3। बात आ रही है समझ में। जैसे आयतन का मात्रक क्या है, घन मीटर है, और मतलब मीटर की घात 3 है, तो मीटर को हम लोग यल में लिखेंगे मात्रक का रूप। भैया मीटर की जब विमीय रूप है वो यल से ही तो लिखते हैं भैया, मीटर क्या लेंथ होती है। चाल बराबर होता है चाल मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर का भी हमने लिखवाया था LT-1। वेग, ये भी एक प्रकार की चाल है, तो LT-1 इसका भी रहेगा भाई, मीटर प्रति सेकंड है ना। त्वरण, तो ये होता है मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि मीटर को तो हम लोग लिख लेंगे यल से, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ध्यान दें, तो सेकंड का हो जाएगा आपका T⁻², लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये होगा LT-2, तो त्वरण का हो जाएगा LT-2। इसमें सूत्र एक तरफ लिखा है, मात्रक लिख दिए हैं, और उसका विमीय रूप लिख दिया है। जैसे सबसे पहले हमने चाल का तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसकी विमा LT-1। वेग भी एक प्रकार की चाल है, जो इसका जो सूत्र है वो विस्थापन बटा समय हो गया, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसकी विमा LT-1। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय होता है इसका सूत्र। तो वेग को हम लोग जो है वेग का मात्रक लिख लेंगे मीटर पर सेकंड, और बटे में 1 सेकंड होता है, इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया था बटे में। ठीक है, तो LT-2 इसकी आ जाएगी। बल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद करना, कई जगह डायरेक्ट प्रयोग होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण की विमा है LT-2, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग यम से रिप्रेजेंट करेंगे विमीय रूप। तो यम और त्वरण की विमा थी LT-2, तो हो जाएगा MLT-2। इसी प्रकार संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, या कह लीजिए बल गुणा समय, तो बल की क्या हो गई MLT-2, और गुणा में उसमें क्या है, समय है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, बल की मात्रक होता है MLT-2, और गुणा में अगर समय आ जाएगा तो T की घात, जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं लगी है उसके ऊपर एक घात लगी होती है, ये ध्यान रखना। तो अब इन दोनों में जब टक्कर होगी तो बनेगा MLT-1। अब यहाँ 3 मत कर लेना, 2 और 1 3 कर दो, क्योंकि ये माइनस की है प्लस की है। जब माइनस और प्लस एक में जुड़ेंगे तो जो बड़ा रह जाएगा उसका साइन रह जाएगा। तो 2 बड़े थे तो 2 का बड़े थे, उसका साइन था माइनस का, और घट जाएगा तो 2 में से 1 गया 1। ठीक है, इसी प्रकार आवेग को भी कहते हैं बल गुणा समय, तो ये भी बल गुणा समय था, ये भी बल गुणा समय था, इसलिए विमीय सूत्र भी बराबर होगा MLT-1। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी ध्यान रखें कि संवेग और आवेग की विमा बराबर होता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि निम्न ऑप्शनों में किसकी विमा समान है,
तो संवेग और आवेग की विमा यहाँ से ध्यान रखिए आपकी बराबर है। ठीक है, अब आता है दाब। दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल का विमा होती है MLT-2, और बटा क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी L स्क्वायर। भैया क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो मात्रक जो है मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मीटर स्क्वायर। और ये ऊपर जाएगा तो आप ध्यान दें, ऊपर ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर एक प्लस की है, तो इसीलिए आप ध्यान दें यहाँ पर ML-1T-2 बचेगा। ML-1T-2 यानी कि दाब की जो विमा होती है वो ML-1T-2। ये डायरेक्ट आपको याद नहीं करनी है, बस आप देख लीजिए कि कैसे बना हुआ है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है वो होता है बल बटा लंबाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कट पिट के निकला हुआ है किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसके ऊपर माइनस लगी है इसका मतलब वो बटे में है। तो या तो नहीं पता है तो बल का भी विमा लिख दीजिए MLT-2 और लंबाई की L लिख दीजिए। ठीक है जी, L से L कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी विमा आई है MLT-2, ये बल की होती है, और लंबाई की विमा होगी L, तो L से L कट गया, बचा सिर्फ क्या MT-2। या तो आप MT-2 कर लो या ML⁻0T-2। अब देखो L⁻0 मतलब 1, और 1 से किसी के साथ गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगला है घनत्व। तो घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं, इसका जो सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कई जगह आपसे पढ़ेंगे। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अभी आपको याद नहीं है तो कोई चीज दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के सारे चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दाब भी कहीं पर पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव भी कहीं पर पढ़ेंगे, घनत्व भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो उसमें भी बीमा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सूत्र वगैरह सब आ जाएगा। सूत्र पता होगा तो बीमा ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम लोग यम से लिखेंगे और आयतन को हम लोग L³ लिख लेंगे, तो ऊपर जाएगा L³, तो क्या हो जाएगा ML-3 या ML³T⁻0। अगर 0 कहीं पर लिखा है इसका मतलब वो वहाँ पर है नहीं, वो 1 है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब कोणीय वेग क्या होता है, ये रेखीय वेग बटे त्रिज्या। तो रेखीय वेग तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मिलीमीटर कट गया, इसीलिए 1 बटा कोणीय वेग क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है 1 बटे सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड को हम लोग टी से लिखते हैं, तो टी इनवर्स, यानी कि ये भी आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक क्या, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और बल क्या होता है ML-2, और विस्थापन और आ गया L, तो अब यहाँ पर बनेगा ML2 और T-2, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको भी हल कर सकते हो, ये नीचे जो लिखा हुआ है। और बल बटा विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जूल, यानी कि कार्य का मात्रक एक जूल भी होता है SI पद्धति में। कोणीय विस्थापन ये होती चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, और इसका जो मात्रक है वो रेडियन होता है, और ये होता है विमाहीन, क्योंकि चाप भी एक, जैसे कोई चीज़ है ये लंबाई, तो चाप भी एक प्रकार की जो लंबाई है, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई बटा लंबाई, लंबाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा विमाहीन। तो यह यहाँ पे क्या लिखा है, विमाहीन राशि, यानी कि कोणीय विस्थापन की क्या कोई विमा नहीं होती है, या यूँ कह लो M⁻0, L⁻0 और T⁻0। तो ये भी सही है, क्योंकि इस सबका मतलब क्या है कि कोई विमा नहीं है। अब शक्ति, ये सारे चैप्टर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य का मात्रक जूल, और जूल को हम लोग पीछे बीमा लिख ही चुके हैं, नहीं अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, और बटे में होता है सेकंड। जूल बटा सेकंड को ही हम लोग वाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट। तो अभी आप जूल की बीमा ऊपर लिख चुके हैं ML⁻2, और ये वाट बटा सेकंड जो है वो नीचे और चला जाएगा, तो ये इसकी जो शक्ति की जो बीमा बनेगी वो ML2 और T-3 ये बनेगी। ठीक है, ऐसे बल आघूर्ण देखिए, तो इस बल आघूर्ण का जो सूत्र है वो होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये भी एक प्रकार की दूरी है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन की बीमा लिखनी है तो बल की बीमा होती है ML⁻2 और गुणे में L एक और आ गया तो पावर 2 हो जाएगी, यानी कि ML² T-2, ये हो जाएगी आपकी क्या, बल आघूर्ण की बीमा। यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो होता है बल गुणे दूरी बटा द्रव्यमान की पावर 2। इसकी भी बीमा बहुत ही आसान है निकालने को, बस आपको सूत्र पता हो और उसका मात्रक लिख दीजिए।
तो इसका बल का मात्रक आप लिखोगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, और सबकी बीमा लिख दीजिए। या जिसका नहीं आता, जैसे बल, बल की आप भूल गए तो बल का जो मात्रक है वो तो ध्यान होगा ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण से निकाल लीजिए बल का बीमा, और बटे में इंटू में दूरी है बटे द्रव्यमान स्क्वायर है। तो इसकी जो बीमा बनती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, काफ़ी पूछी भी जाती है, एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी -2। जहाँ पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे एक बार फिर से आपको निकाल के बता देंगे। एक होता है गुरुत्वीय विभव, ये होता है कार्य बटा द्रव्यमान, तो ये जूल पर किलोग्राम इसका मात्रक होता है। इसकी जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी एल स्क्वायर और टी -2, क्योंकि भैया द्रव्यमान कट जाएगा। एक ही होता है यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या इसका जो अनुदैर्ध्य विकृति है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, तो इसका जो बीमा होगी वो ml-1 और t-2 हो जाएगा। वेग प्रवणता ये होती है वेग बटा दूरी, यानी कि प्रति सेकंड बचेगा इसका, तो टी इनवर्स। अब एक पीछे आप एक बीमा पढ़ चुके हैं जिसका भी टी इनवर्स है, वो भी आप ध्यान रखना है। इन दोनों की बीमा क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी। एक होता है श्यानता गुणांक, तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। बस आप ध्यान दीजिए इसका जो सूत्र है, और इसका अगर आप सूत्र भूल गए तो फिर आप निकालना मुश्किल हो जाएगा। बल का तो निकाल ही लेंगे, क्षेत्रफल का तो पता ही नहीं होगा, वेग प्रवणता को निकाल ही लेंगे। वेग प्रवणता तो वेग जहाँ पर भी आ जाएगा वो LT-1 हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सभी का मान रख दीजिए। तो यहाँ से आप पाएंगे कि ml-1 और t-1 ये आपकी जो आपके बीमा आ गई। प्लांक नियतांक, ऊर्जा बटे आवृत्ति, और ऊर्जा को हम लोग मात्रक जूल होता है और आवृत्ति का सेकंड होता है। जूल की बीमा आप लिख दीजिए, बटे में सेकंड ले जाके ऊपर लिख दीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपका ml² और t-1। आपकी जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने आपको लिखा दिए हैं और समझा भी दिए हैं, और अगर आपको उसमें से नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका चैप्टर पढ़ाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जो बनते हैं वो भी ध्यान रखिए। समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ, यानी कि जिनके मात्रक समान हैं और जिनकी भौतिक राशियाँ समान हैं। देखो भैया, जिसका मात्रक समान होगा भौतिक राशियाँ समान हो जाएंगी। जैसे चाल और वेग, तो ध्यान दें यहाँ पर चाल और वेग का जो बीमा है वो LT-1 है, LT-1। इसी प्रकार भार और बल, भैया भार भी एक तरीके से बल होता है, तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, आप ध्यान रखना किलोग्राम मत कर देना, और बल का मात्रक तो न्यूटन होता ही है, तो इनकी बीमा भी बराबर होगी mLT-2। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसकी भी बीमा ml² t-1। और कोणीय वेग और वेग प्रवणता, तो देखो टी इनवर्स, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि कोणीय वेग और वेग प्रवणता इन दोनों की जो बीमा है वो टी इनवर्स होती है। संवेग और आवेग सबसे पहली स्लाइड में बताया था ml-2। ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा और कार्य और जो बल आघूर्ण है इनकी बीमा समान है ml² t-2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, यानी कि जिसमें भी गुणांक यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यास्था वाला, तो प्रत्यास्था और दाब और प्रतिबल, तो ये दोनों ही बराबर हैं ml-1 t-2। तो ध्यान रखना है प्रत्यास्था जिसमें भी लगा हो उनका मान होगा ml-1 और t-2, ठीक है। और यहाँ पर ये दृढ़ता गुणांक भी दिया गया। फिर है आपेक्षित घनत्व और आपेक्षिक द्रव आर्द्रता और घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सभी क्या हैं, और ये कोणीय विस्थापन, और ये सभी क्या हैं, ये सभी मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि हैं। भैया जिनका कोई मात्रक ही नहीं होगा तो उसकी बीमा कैसे हो जाएगी, उसकी बीमा भी नहीं होगी। इसीलिए आपको बताया गया है कि ये मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि हैं। आपेक्षिक मतलब जैसे तुलना हो रही है, जैसे ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, तो मीटर कट गया तो इसकी कोई मात्रक ही नहीं बना, तो इसकी कोई बीमा भी नहीं पड़ेगा। तो आपेक्षिक जिसमें लग रहा है, आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, और आवर्धन क्षमता होगी, और विकृति हो गई। जिसमें विकृति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सारे जो भी ये दिए गए हैं नाम, इन सबको हमको चैप्टर में पढ़ना है। बस अभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से देखिए खगोलीय दूरी की जो मापन से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपको हल्का दिख रहा हो बस हमारी आवाज़ पर ध्यान देना है और आपको पढ़ने की कोशिश करना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो आपसे अगर पूछें
कि भैया प्रकाश वर्ष क्या है, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ध्यान देना, प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक क्यों लिखा, क्योंकि शुरुआत में ही हमने आपको जो मात्रक बताया था कि मात्रक क्या होता है, जिसमें आपको एक जरूर लिखा रहेगा, मतलब लिखा नहीं रहेगा, मतलब एक उसके साथ होता ही है, इन्होंने लिख दिया है बस। प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप कहेंगे ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और इसलिए इसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जब नए नए जो लोग होते हैं वो वर्ष लिखा देखकर समय का मात्रक समझ देते हैं। तो प्रकाश वर्ष द्वारा क्या होता है, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष में जो होता है वो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, या लगभग में इसको 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं भाई। 9.4 समथिंग में हो गया लगभग पूरा, ये 10 मान लो, और 10⁻15 ये हो गया, तो ये 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं। अगर हम इसको किलोमीटर में ले जाएंगे तो यही आपकी पावर 3 कम हो जाएंगी। तो किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा 1000 से, तो 3 कम हो जाएगी। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला है खगोलीय इकाई, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या शॉर्टकट में AU लिखते हैं। तो यह भी दूरी मापने का मात्रक है, और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी नापता है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किससे मापते हैं, खगोलीय इकाई से मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई से मापते हैं। और एक खगोलीय मात्रक में 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ये डाटा, तीनों जो डाटा हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, इसमें डायरेक्ट ही पूछेंगे आपसे। तो 1.496 × 10⁻11 मीटर है। इनमें आप कन्फ्यूजन मत होना, अगर आपको कोई किलोमीटर में ले जाएगा तो 1.496 × 10⁸ कर लेगा, और वो भी किलोमीटर लिख देगा मीटर की जगह, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। और एक पार्सेक क्या होता है, ये भी दूरी का मात्रक है, ये सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और एक पार्सेक में 3.085 × 10⁻16 मीटर होता है, या यूं कह लीजिए कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। भैया अभी हमने आपको समझाया, एक प्रकाश में 10⁻16 के समथिंग, और यहाँ पर 3 दशमलव की जगह पर 3.26 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर ये 946 था ना, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा कम ही तो आएगा। तो ध्यान दीजिए 3.26 इसलिए आया क्योंकि हमने 10⁻16 थोड़ी ना था, यहाँ पर था 9.4 करके, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा आएगा। तो आपसे पूछें कि एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष, तो कहेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष, या एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। ये डाटा आपको याद कर लेना है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं कि आपसे उपसर्ग और प्रीफिक्स, ये 10 की घात जो पावर रहती है इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे 10 की पावर अगर उन्होंने यहाँ पर -9 लगा दिया, पूछेंगे कितने मीटर होता है, या इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हेक्सा बोलेंगे, इसको जो है नैनो बोलें, क्या बोलें, इसको पेटा बोलें, क्या बोलें। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम लोग प्लस में चलते हैं, जैसे 10 की पावर 1 जिसको डेका बोलते हैं, डेका मीटर। अगर आपसे पूछे 1 डेका मीटर में कितने होते हैं मीटर, तो आप कहेंगे सर 10 होता है। डेका मतलब 10, ये देखिए डेका मतलब 10। हेक्टो में 2 होते हैं, और किलो में 3 होते हैं। अभी हमने आपको बताया 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10⁻3, या यूं कह लीजिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10⁻3 मीटर होते हैं मीटर। और अगर आपसे पूछ लें हेक्टो में कितने मीटर, तो 10⁻2। अगर हम पूछ लें 1 डेकामीटर में कितने मीटर, 1 डेकामीटर में, तो 10⁻1 किलो, या सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछे 1 हेक्सा में कितने मीटर, तो 10⁻18 मीटर, ठीक है। 1 पेटा में कितने मीटर, 10⁻15 मीटर। 1 टेरा में कितने मीटर, 10⁻12 मीटर। 1 गीगा में कितने मीटर, 10⁻9, ये प्लस में चल रहे हैं। 1 मेगा में कितनी पावर, तो मेगा 10⁻16 होता है, और 1 किलो में 10⁻3 होता है, और ये समझा ही चुके हैं। अगला होता है डेसी। तो आपसे पूछे 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻1 कह लीजिए, या 1/10, क्योंकि मीटर को हम लोगों को सेंटीमीटर या किसी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है,
गुणा करना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, और यही उल्टा करना पड़े। जैसे पहले तो इसको सबको भूल जाइए जो हम बता रहे हैं। जैसे हमने बताया 1 मीटर में कितने मीटर, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो इन 100 को बटे में ले जाओ पहले, तो 1/100 हो गया मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना है, 1/100 मीटर कह लो, या 1/10⁻² मीटर कह लो। और यही पावर जब ऊपर पहुंच जाएगी तो 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 10⁻2 मीटर। इधर मीटर रखना है आपको, ध्यान रखना है, ये सब मीटर में इधर है, और इधर आपको एक लगा लेना है। जैसे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, 10⁻2 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻3 मीटर होता है मिलीमीटर। मिली किसको कहेंगे, 10⁻3 मिली। एक माइक्रो, माइक्रो वेरी इंपॉर्टेंट, 10⁻6। अभी जब हमने आपको पूछा था 10⁻9, तो 1 नैनोमीटर में, 1 नैनो में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻9 मीटर होते हैं। पीको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15, और एटो में 10⁻18 होता है। और विमाएँ भी पढ़ लिए, मात्रक भी पढ़ लिए हैं, और जो आपको उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपने पढ़ लिए हैं। अभी आपने मल्टीपल तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनमें जो जो निचोड़ है वो आपने जरूर पढ़ लिया है। तो ये था आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन का फुल कंप्लीट चैप्टर। आपको उम्मीद है कि पढ़कर अच्छा लगा होगा हमारे साथ।